हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का ऑल एग्जाम प्लेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है लोकेश गुप्ता। हम लोग पॉलिटिकल साइंस की प्रैक्टिस सेट की हम लोग सीरीज लेके आए थे। आज हमारी सेकेंड क्लास है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक मैराथन क्लास आप लोगों की एमपीपीएससी सेट की जो एग्जाम्स 1 मार्च को होने वाली है उसके लिए। तो हम लोग आज दूसरी जो क्लास है हमारी उसको हम शुरू करते हैं, ठीक है। और हमारी टैगलाइन भी ये इसी के साथ हम लोग क्लास शुरू कर रहे हैं कि 100% मार्क्स अब की बार एमपी सेट पार, ठीक है। साथ ही आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ ऑल एग्जाम प्लेस पर असिस्टेंट प्रोफेसर की क्लासेस भी हम लोग शुरू कर चुके हैं। तो जिन बच्चों का सेट या नेट ऑलरेडी निकल चुका है, जो आगामी सेट को दे रहे हैं, उसके बाद जिनका हो जाता है वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि हम लोगों ने जब सेट की क्लासेस शुरू की है तब उसमें उस कोर्स में आपके पास में 2 कोर्स मिलेंगे, मतलब उसी पीस में आपको सेट भी मिलेगा, नेट भी मिल जाएगा और एपी भी मिल जाएगा। तो आप तीनों कोर्स एक ही क्लास में आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग इसको। जानकारी मैंने आपको दे दी है कोर्स की, आगे कहानी शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज की हम सीरीज में बात करें तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन रॉल्स के ओरिजिनल पोजीशन के संदर्भ में सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन जॉन रॉल्स ओरिजिनल पोजीशन? फर्स्ट ऑप्शन आपके पास में है, यह वास्तविक ऐतिहासिक स्थिति का वर्णन करता है। यह काल्पनिक नैतिक स्थिति जहां व्यक्ति वेल ऑफ इग्नोरेंस माना अज्ञानता का पर्दा, इसको आप कहते हैं ना, अज्ञानता का पर्दा के पीछे हैं या पीछे होते हैं। यह वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है। यह बहुमत की तानाशाही को वैध ठहराता है, ठीक है। तो आपको इसका सही आंसर देना है। जानकारी ये रखना है कि जॉन रॉल्स अपने न्याय सिद्धांत के लिए फेमस है ना। तो जॉन रॉल्स के जो न्याय सिद्धांत है, जिसमें वो न्याय के 2 सिद्धांत देते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। एक में वो समतामूलक वितरण की बात करते हैं और दूसरे सिद्धांत में वो कहते हैं कि भाई एक तरह से विषमताएं तब एक्सेप्टेबल है जब वो कमजोर वर्ग के हित में हो। तो यहां पर अज्ञानता के पर्दे का एक सिद्धांत दिया था उन्हें कि भाई यहां पर व्यक्ति जब रहता है तो प्रारंभिक स्थिति में वो जो है वेल ऑफ इग्नोरेंस की स्थिति में रहता है, माना अज्ञानता के पर्दे के पीछे रहता है, जहां वो अपनी जो मूल आइडेंटिटी वो भूल जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा बी। यह काल्पनिक नैतिक स्थिति है जहां व्यक्ति वेल ऑफ इग्नोरेंस या व्हील ऑफ इग्नोरेंस जो है उसके पीछे होते हैं। ये मूल अवस्था है व्यक्ति की। तो ओरिजिनल पोजीशन एक काल्पनिक नैतिक निर्माण है जहां व्यक्ति अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति से मतलब अनभिज्ञ रहता है, उसके बारे में उसको जानकारी नहीं रहता। इसी आधार पर न्याय के सिद्धांत डिसाइड होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि रूसो के जनरल विल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग रूसो जनरल विल? फर्स्ट, यह सामूहिक नैतिक इच्छा है। इट रिप्रेजेंट्स कलेक्टिव मॉरल विल। यह सभी की निजी इच्छाओं का योग है। इट इज द सम टोटल ऑफ प्राइवेट विल्स। सी ऑप्शन है, यह संप्रभुता का स्रोत है। इट इज द सोर्स ऑफ सॉवरेनिटी। एंड लास्ट है, यह सामान्य हित पर आधारित है। इट इज बेस्ड ऑन कॉमन गुड। तो आपको बताना है कि जनरल विल के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। तो देखिए, रूसो ने जो जनरल विल का सिद्धांत दिया, इसको एक तो यह सामूहिक नैतिक इच्छा बताया और यही राजा की या जो शासक है उसकी संप्रभुता का स्रोत है, सामान्य हित पर आधारित है, परंतु ये सभी की निजी इच्छाओं का योग नहीं है। तो इसका आंसर रहेगा बी, माने ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो जनरल विल निजी इच्छाओं का योग नहीं है बल्कि सामान्य हित की सामूहिक इच्छा है और उसने इसे ही संप्रभुता का आधार माना है। नेक्स्ट ऑप्शन है, डॉक्टर अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशनल मोरिटी माने संवैधानिक नैतिकता का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ अंबेडकर्स कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरिटी? है ना, सामाजिक परंपराओं की रक्षा, बहुमत की पूर्ण सत्ता, संवैधानिक मूल्यों के प्रति निष्ठा और देन रिलीजियस रूल। तो आपको बताना इसमें से कौन सा जो है ऑप्शन सही है, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर जो है एक तरह से ऐसे विचारक है जो जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था के कट्टर विरोधी रहे हैं ना। दलित उत्थान के प्रति इन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा, है ना, इंडिपेंडेंस लीग, इस टाइप की जो है संस्थाएं बनाई थी, ठीक है। साथ ही इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी है, वो भी आपको ध्यान रखना है, इनके बारे में पढ़ लेना है, ठीक। तो ये आपको बेसिक जानकारी इनके बारे में रखना है। अब बताना है आपको कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरिटी का इनका जो विचार दिया उसका मुख्य पर्पस क्या था,
तो इसका मुख्य पर्पज है संवैधानिक मूल्यों के प्रति निष्ठा। तो अंबेडकर ने संवैधानिक नैतिकता को लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक माना और ये संस्था और मूल्यों के प्रति निष्ठा पर आधारित था। इसीलिए उन्होंने एक बार कहा भी, स्टेटमेंट डॉक्टर अंबेडकर का, कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन कितना ही अच्छा बना ले वो अच्छा तब तक नहीं हो सकता जब तक वो लागू करने वाले लोग हैं वो अच्छे नहीं रहेंगे। तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा और बुरा होता है ये डिसाइड किससे होगा कि वो जो लागू करने वाले लोग हैं वो किस प्रकार के। और हर व्यक्ति को जो है संवैधानिक नैतिकता का पालन करना चाहिए, उसी के अंतर्गत रहकर काम करना चाहिए। आपको मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट आपको बताना है कि इंस्टीट्यूशन, बॉडी और उसके फंक्शंस बताना है। नीति आयोग, नीति आयोग क्या है ये आपको पता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो कब बना था 1 जनवरी 2015 को, ये ध्यान रखना है। फाइनेंस कमीशन हमारे यहाँ बनता है वित्त आयोग आर्टिकल 280 के थ्रू। तो आर्टिकल 280 में इसका एक्सप्लेनेशन मिलता है कि एक हमारे यहाँ पर एक जो है डिपार्टमेंट बना दिया गया है, के कॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और आर्टिकल 148 से 151 में इसका एक्सप्लेनेशन आपको मिलता है। ठीक है, इसका जो हेड होता है उसको भी केगी बोलते हैं हम लोग। और एक लोकपाल होता है, लोकपाल हमने 2013 से जो कानून बनाया उसके थ्रू बनाया है ना, अजय माणकराव खानवल करके नाम के एक व्यक्ति हैं, वो लोकपाल है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं है अभी, ये लीगल बॉडीज में आता है ना। तो आपको बताना है किसके क्या फंक्शन है। देखिए नीति आयोग क्यों बनाया गया, तो पहले आप ये समझिए, तो ये पॉलिसी थिंक टैंक है, तो इसका पहले का आंसर रहेगा सी। फाइनेंस कमीशन क्या बनाया गया है, तो ये बनाया गया है यहां पर फिस्कल डिवोल्यूशन रिकमेंडेशंस, तो सेकंड का बी आंसर। केक बनाया गया हमारे यहाँ ऑडिट ऑफ पब्लिक अकाउंट्स, माने केक जो है भारत सरकार और राज्य सरकार के लेखा परीक्षण का काम करता है, साथ ही राज्य सरकारों के लेखांकन का काम भी करता है। और लोकपाल एंटी करप्शन ओम्बुड्समैन है, माने भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने का काम करता है। तो इसका सही आंसर जो रहेगा वो ए रहेगा। ठीक है, केनेथ वोल्टेज के नव यथार्थवाद के अनुसार अंतरराष्ट्रीय राजनीति की संरचना किससे डिसाइड होती है। तो अकॉर्डिंग टू केनेथ वॉल्ज, what determines the structure of international politics, human nature, economic system, anarchic international system and global democracy। तो आपको बताना है कि केनेथ वोल्टेज के नव यथार्थवाद के अनुसार अंतरराष्ट्रीय राजनीति की स्ट्रक्चर किससे डिसाइड होता है, मानव स्वभाव से, आर्थिक संरचना से, अराजक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था से, या ग्लोबल डेमोक्रेसी से। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा अराजक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था से। माने वोल्टेज का कहना है कि वोल्टेज क्या कह रहे हैं यहां पर, अंतरराष्ट्रीय राजनीति की संरचना अराजकता से डिसाइड होती है, माने एब्सेंस ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी, ना कि मानव स्वभाव से। माने जब हर देश अपनी मर्जी से कुछ करने लगे, उनके ऊपर किसी का नियंत्रण ना हो, तब जो है अंतरराष्ट्रीय राजनीति प्रभावित भी होती है। ठीक है, इसलिए हमने यूनाइटेड नेशंस इसीलिए बनाया गया ताकि जो है ये जो कॉलोनिज्म वगैरह है इसको रोका जा सके और एक देश किसी भी देश, मतलब कोई भी ताकतवर देश किसी कमजोर देश पर नियंत्रण ना बैठा पाए। तो अराजकता से जो है ये डिसाइड होती है। भारत की विदेश नीति में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का अर्थ क्या है, रणनीतिक स्वायत्तता एक शब्द यूज करते हैं हम हिंदी में। व्हाट डज इट स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इंप्लाई इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। फर्स्ट, पूर्ण गुटनिरपेक्षता, किसी भी सैन्य गठबंधन में शामिल ना होना, स्वतंत्र निर्णय क्षमता बनाए रखना, या पश्चिमी शक्तियों का समर्थन। तो इसका मतलब है कि जो है एक तरह से हम लोग कह सकते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब है स्वतंत्र निर्णय क्षमता बनाए रखना। माने जब कोई देश स्वतंत्र निर्णय ले पाए, किसी प्रकार से किसी बाहरी देश के दबाव में हम काम ना करें, तो ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहलाती है। तो इसका अर्थ है वैश्विक शक्ति संतुलन के बीच स्वतंत्र निर्णय लेना, ना कि पूर्ण अलगाव। भारतीय संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन किस मामले से संबंधित है। तो आपको बताना है ये जो मूल ढांचे का सिद्धांत है ये किस केस से मिला है, गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल्स केस, या एसआर बम्बई मामला, है ना। देखिए मूल जो हम ढांचावाद सिद्धांत कर रहे हैं ये आता है केशवानंद भारती केस से। तो सबसे पहले केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था
और अब तक की सबसे बड़ी बेंच इसमें बैठी थी 7-6, 13 जजों की बेंच थी, जिसमें 7-6 के बहुमत से एक डिसीजन आता है और कहा गया कि संसद मूल अधिकारों में या संविधान संशोधन किसी भी पार्ट में कर सकती है, बट ध्यान ये रखना है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो नष्ट नहीं होना चाहिए। ये केशवानंद भारती में सबसे पहले कहा। इसके बाद तो बहुत सारी चीजें एड ऑन हो गई, जैसे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू या सेक्युलरिज्म जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट, वो एसआर बोम्मई केस से मिलता है। तो बहुत सारी नई नई चीजें बाद में जुड़ती गई। केशवानंद भारती केस का डिसीजन आया था 1973 में, ठीक है। मिनर्वा मिल्स वाला मामला 1980 का है और अप्रोक्स एसआर बोम्मई का मामला 92 का है। गोलकनाथ का मामला 1967 का, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास में डोमिनेंट पार्टी सिस्टम की अवधारणा भारत के संदर्भ में किससे जुड़ी है? द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट पार्टी सिस्टम इन इंडिया इज एसोसिएटेड विथ मल्टी पार्टी कॉम्पिटिशंस, कांग्रेस सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम एंड कोएलिशन गवर्नमेंट या कोएलिशन पॉलिटिक्स। तो ये जुड़ा है कांग्रेस पार्ट या कांग्रेस प्रणाली। इसका मतलब क्या है? रजनी कोठारी नाम की एक महिला है, वो कहती है कि कांग्रेस सिस्टम को उन्होंने डोमिनेंट सिस्टम कहा है, पार्टी सिस्टम, जहां एक पार्टी मेन जो रहती है वही डिसीजन लेती है और बाकी पार्टियां उसको इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, हर्बर्ट साइमन की जो बाउंडेड रेशनलिटी किसके विरुद्ध प्रतिक्रिया थी? तो हर्बर्ट साइमन ने एक बाउंडेड जो है रेशनलिटी का सिद्धांत दिया था। इसको हम बोलते हैं परिबद्ध तर्कसंगतता। माने व्यक्ति जो डिसीजन लेता है वो एक लिमिट में रहकर ही ले सकता है, उसका डिसीजन कभी भी पूर्ण रूप से तार्किक नहीं होता। कोई भी व्यक्ति जो डिसीजन लेगा वो पूर्ण रूप से तार्किक दृष्टिकोण अपनाकर डिसीजन नहीं ले सकता, क्योंकि हर व्यक्ति के सोचने समझने की क्षमता फिक्स है, उससे बाहर नहीं जा सकता। तो उसका जो डिसीजन रहेगा उस बाउंडेशंस के भीतर ही रहेगा, मतलब जो है लॉजिकल रहेगा। इसी को बोलते हैं बाउंडेड रेशनलिटी। तो ये सिद्धांत किसके विरुद्ध प्रतिक्रिया के फलस्वरूप आया था, आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर रहेगा शास्त्री जो सिद्धांत थे उनके अगेंस्ट। तो शास्त्रीय सिद्धांत जो चल रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन के, जो दिए गए थे 3 लोगों द्वारा, हेनरी फ्यूल इसके जनक माने जाते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रशासन के शास्त्रीय सिद्धांत के जनक है हेनरी फ्यूल, मैनेजमेंट और प्रशासन के क्लासिकल थ्योरी के। लूथर गुलिक और लिंडाल उर्विक। ध्यान रहेगा कि 3 लोग शास्त्रीय सिद्धांतों के फेमस मतलब जो है माने जाते हैं। तो साइमन ने क्लासिकल थ्योरी की परफेक्ट रेशनलिटी अवधारणा की आलोचना की और बाउंडेड रेशनलिटी का सिद्धांत दिया। पॉलिसी साइकिल मॉडल निम्नलिखित में से कौन सा चरण शामिल नहीं है? मैंने पॉलिसी साइकिल मॉडल में कौन सा चरण शामिल नहीं है? एजेंडा सेटिंग, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, जुडिशियल रिव्यू एंड देन पॉलिसी एवोल्यूशन। तो इसका सही आंसर रहेगा जुडिशियल रिव्यू। वो सुप्रीम कोर्ट का काम है, जुडिशियल रिव्यू तो वो इसका पार्ट नहीं है। तो पॉलिसी साइकिल में एजेंडा सेटिंग आती है, फॉर्मुलेशन आता है, इंप्लीमेंटेशन आता है एंड देन एवोल्यूशन भी आता है। बट जुडिशियल रिव्यू एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, ये नहीं आता ना। हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है, जिसके थ्रू वो जो है माने हमारा लेजिस्लेचर, विधायिका और देन एग्जीक्यूटिव द्वारा जो ऑर्डर दिए जाते हैं या हमारी लेजिस्लेचर द्वारा कानूनों का जो निर्माण किया जा सकता है उसका वो रिव्यू कर सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। निम्नलिखित स्टेटमेंट पर आपको जो है विचार करना है और बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें से सही है। मतलब आपको इन चारों ऑप्शन में से एक चूज करना है। फर्स्ट, आइजिया बर्लिन ने पॉजिटिव लिबर्टी को आत्मनियंत्रण से जोड़ा। सेकंड, बर्लिन के अनुसार पॉजिटिव लिबर्टी अनिवार्य रूप से निरंकुशता की ओर ले जाती है। तो आपको करेक्ट बताना है, फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है या बोथ, या फिर देन फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। तो आपको बताना है इन दोनों स्टेटमेंट से कौन सा करेक्ट है, फर्स्ट है, सेकंड है, दोनों है या दोनों में से केवल एक, क्या सीन है इसका बताना है आपको। तो इसका सही आंसर रहेगा डी। माने डी आंसर क्या था, पहला सही है दूसरा गलत है। बर्लिन ने पॉजिटिव लिबर्टी को आत्मनियंत्रण से जोड़ा, परंतु उन्होंने कहा कि इसका दुरुपयोग निरंकुशता की ओर ले जा सकता है, यह अनिवार्य नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है भाई। लॉक के संदर्भ में निम्नलिखित जो है जॉन लॉक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट, लॉक ने सरकार के विरुद्ध विद्रोह के अधिकार को वैध ठहराया। लॉक जस्टिफाइड द राइट टू रेबेलियन अगेंस्ट गवर्नमेंट। लॉक के अनुसार संप्रभुता पूर्णता जनता में निहित होती है। अकॉर्डिंग टू लॉक,
या locate sovereignty is fully vested in the people। इसमें भी आपको ऐसे ही कुछ ऑप्शन दिए गए, फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, या फर्स्ट करेक्ट है सेकंड गलत है। तो इसका सही आंसर रहेगा सी, है ना। लोक ने सरकार को कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक तरह से इंस्टीट्यूशन माना है, अनुबंधात्मक संस्था माना है, या कॉन्ट्रेक्चुअल संस्था हम कह सकते हैं। और यदि वह प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा ना करे तो जनता को विद्रोह का अधिकार है। तो लोक ने कहा है कि सरकार जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बनी है, और जनता को अधिकार भी है कि जनता जो है, अगर वो सरकार जनता के लिए काम नहीं कर रहा है तो उसको हटा भी सकती है, ठीक है। तो संप्रभुता जनता में निहित माना गया, मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। फिर यहां पर आपको मेज द फॉलोइंग दिया गया है एक थिंकर, और देन उससे आपको कॉन्सेप्ट मिलाना है। एम.एन. रॉय, गांधी, अंबेडकर, देन अरविंदो। आपको मनाना है कि किसका सिद्धांत है। तो देखिए एम.एन. रॉय ने क्या दिया है, रेडिकल ह्यूमनिज्म या स्पिरिचुअल नेशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी, या फिर देन सत्याग्रह। तो उन्होंने दिया है रेडिकल ह्यूमनिज्म। मानवेंद्र नाथ रॉय जो एक साम्यवादी विचारक है, गांधी जी का है सत्याग्रह का सिद्धांत। तो डी का आंसर रहेगा दूसरा, दूसरे का आंसर रहेगा डी, पहले का ए, ठीक है। अंबेडकर का विचार है कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी, माने तीसरे का सी, और चौथे का आएगा बी। तो इसका पहला आंसर सही माना जाएगा भाई, ठीक है। आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का सिद्धांत जो दिया था वो अरविंदो ने दिया था। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, पहला, ठीक है। मैच द फॉलोइंग, आपको एक विद्वान का नाम दिया, उनके कॉन्सेप्ट क्या है वो बताना है। एक एक गैब्रियल आलमंड, डेविड एस्टन, सैमुअल हंटिंगटन और लुसियन पाई। और उसके कॉन्सेप्ट क्या है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल सिस्टम थ्योरी, पॉलिटिकल डिके, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। तो इसका सही आंसर रहेगा पहला ही है। गैब्रियल आलमंड ने यहां पर स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के बारे में बताया, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। गैब्रियल आलमंड के बाद डेविड एस्टन ने पॉलिटिकल सिस्टम थ्योरी के बारे में बताया, और सैमुअल हंटिंगटन ने यहाँ किसके बारे में बताया, पॉलिटिकल डिके के बारे में। वहीं ल्यूसियन पाइन ने पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में बताया। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियलिज्म यथार्थवाद के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला, यथार्थवाद अंतरराष्ट्रीय राजनीति को शक्ति संघर्ष के रूप में देखता है। दूसरा, यथार्थवाद अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को शांति का मुख्य साधन मानता है। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, या फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। तो आपको दो स्टेटमेंट दिए गए, आपको बताना दोनों में से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, ये आपको बताना है, ठीक है। इस टाइप के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, भी ध्यान रखिएगा ना। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा भाई, इसका सही आंसर रहेगा ए, माने शक्ति संघर्ष को जो है रियलिज्म केंद्रीय तत्व मानता है और संस्थाओं को गौण मानता है, ठीक है। संस्थागत सहयोग लिबरलिज्म का दृष्टिकोण है। तो ये जो है संस्थागत सहयोग, ये उदारवाद का दृष्टिकोण है, ना कि यथार्थवाद का। तो इसका पहला आंसर सही है, मतलब एक ही स्टेटमेंट सही है। सेकंड, भारत ने 1998 के बाद परमाणु शक्ति की आधिकारिक घोषणा की, माने भारत जो है 1998 के बाद ऑफिशियली एक एटॉमिक पावर बन गया था, और भारत ने सीटीबीटी पर हस्ताक्षर किए हैं। तो देखिए भारत ने ना तो एनपीटी का फुल फॉर्म है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, और देन एक टीटी और हुई थी जिसका नाम है कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट बैन ट्रीटी। तो ना तो हमने सीटीबीटी पे साइन किया है और ना एनपीटी पे साइन किया। परमाणु हथियारों के जो है नियंत्रण के लिए दो संधियां हुई है, तो हमने दोनों पे साइन नहीं किया। तो ये तो सेकंड तो गलत ही हो गया, और ऑफिशियली 1998 के बाद एटॉमिक पावर बन गया था। तो इसका सही आंसर रहेगा जो है पहला आंसर सही है कि भारत 1998 में जो पोखरण में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय परमाणु विस्फोट किया था, हमने परमाणु परीक्षण किया था, तब जाके हम लोग क्लियरली एक ऑफिशियली एटॉमिक पावर बन गए थे। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन बुद्धा या स्माइलिंग बुद्धा करके। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है रिगार्डिंग है ये संवैधानिक संशोधन के संदर्भ में। पहला, संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। सेकेंड, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को सीमित करती है।
तो देखिए संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, बट फंडामेंटल जो पार्ट है हमारा या देन बेसिक स्ट्रक्चर उसको छोड़कर। तो सेकंड तो हमारा सही है, बट फर्स्ट जो है वो थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे कि इसमें भी संशोधन कर सकती है, बट उसमें ध्यान रखना है कि बाद में केशवानंद भारती केस से मूल ढांचे का सिद्धांत आता है। तो अनुच्छेद 368 संसद को संविधान संशोधन की शक्ति दे रहा है, परंतु बेसिक स्ट्रक्चर इसको लिमिट कर रहा है, मैंने इस पर बाउंडेशंस लगा रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, भारतीय चुनाव प्रणाली में अनुपातिक प्रतिनिधित्व का उपयोग राज्यसभा चुनाव में होता है, ठीक है। सेकंड, लोकसभा चुनाव में भी अनुपातिक प्रतिनिधित्व लागू होता है। देखिए हमारे यहाँ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव डायरेक्ट प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब सीधे जनता द्वारा। तो जहां सीधे जनता वोट कर रही है वहां पर एक प्रणाली चलती है एफपीटीपी, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम बोलते हैं इसको, माने सीधा जनता द्वारा जो चुना जाता है वो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। इसका मतलब यहां एक सीट पर कितने भी कैंडिडेट खड़े हो सकते हैं, पर मतदाता केवल एक व्यक्ति को वोट देगा और जिसको सर्वाधिक वोट मिल जाएंगे वो जीत जाता है। इसी को आप एफपीटीपी बोलते हैं। और जहां इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, डायरेक्ट जनता नहीं करती, वहां यूज करते हैं हम अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। जैसे राज्यसभा, विधान परिषद का चुनाव हो गया, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इनके चुनाव में हम लोग जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व यूज करते हैं। तो पहला तो सही है, सेकंड गलत है। तो इसका सही आंसर है केवल एक सही। अगला प्रश्न है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के संदर्भ में आपको बताना है स्टेटमेंट कौन सा सही है। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट निजी क्षेत्र की प्रबंधकीय तकनीकों को प्रशासन में लागू करने पर बल देता है, ठीक है। सेकंड, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट सामाजिक न्याय की अपेक्षा इफिशियंसी को प्राथमिकता देता है। तो देखिए पहला भी सही है और देन दूसरा भी सही है, क्योंकि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट जो है ये तीन चीजों को लेकर काम करता है, 3E को लेकर काम करता है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। 3E में एक शब्द है इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब है मितव्ययिता। इफिशियंसी दक्षता को लेकर काम करता है, और एक वर्ड है इफेक्टिवनेस, इसको लेकर काम करता है। तो ये तीन शब्द को लेकर काम कर रहा है। तो दक्षता, कंपटीशन और देन निजी क्षेत्र की तकनीकों को अपनाने पर बल दे रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है रिगार्डिंग है गुड गवर्नेंस के कंटेक्स्ट में। गुड गवर्नेंस में अकाउंटेबिलिटी का आवश्यक तत्व है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी एंड रूल ऑफ लॉ भी इसके अंग है। देखिए इसके भी दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि गुड गवर्नेंस माने सुशासन में जवाबदेहिता भी चाहिए, पारदर्शिता भी चाहिए और कानून का शासन, तीनों इसमें आ जाएगा। तो इसके प्रमुख तत्व एक तो अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, रूल ऑफ लॉ, पार्टिसिपेशन एंड इफेक्टिवनेस, तो ये आएगा इसमें तीनों, है ना। एमसीक्यू हमारा 21 नंबर का, इसमें है कथन दिया है और एक कथन दूसरा भी एक देखते हैं क्या है, कथन और कारण देखते हैं। पहला है कथन, रॉल्स के अनुसार डिफरेंस पीपल असमानता को वैध ठहराता है, ठीक है। इसका रीजन है क्योंकि रोल्स के अनुसार असमानता तभी न्याय संगत है जब वो लिस्ट एडवांटेज माने जो सबसे पिछड़े हैं, जिनको कमजोर वर्ग है, उनको अधिकतम लाभ दे। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि रोल्स के दो न्याय के सिद्धांत है, जिसमें पहले तो वो सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, दूसरे में वो असमानता को, इनइक्वलिटीज को लीगल ठहराते। बट ध्यान ये रखना है असमानता तभी लीगल है जब वो कमजोर वर्गों के हित में हो, ठीक है। तो माने ये दोनों कथन भी सही है, कारण भी सही है। तो इसका सही आंसर रहेगा ए, माने कथन भी सही है देन कारण भी सही है। आर ए का सही एक्सप्लेनेशन करता है। अगला यार है हमारे पास में एमसीक्यू, और इसका कथन क्या दिया गया, होब्स के सोशल कॉन्ट्रैक्ट में सिद्धांत में जो संप्रभु पर कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस लागू नहीं होते, क्योंकि रीजन क्या है, अनुबंध में सब्जेक्ट्स के बीच या वस्तुओं के बीच होता है और वे अपनी शक्तियां संप्रभु को ट्रांसफर करते हैं, संप्रभु अनुबंध का पक्षकार नहीं होता। तो इसका पहला स्टेटमेंट भी सही है। होप्स जो है यहां पर हम बात करें, संप्रभु अनुबंध का पक्ष नहीं होता, या होप्स के सिद्धांत में वो संप्रभु जो है अनुबंध का पक्ष नहीं बताते, इसलिए उस पर अनुबंधीय दायित्व लागू नहीं होते। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, माने पहले सही है कथन भी, कारण भी सही है। अगला है एसर्शन क्या है, कथन क्या है, अंबेडकर के अनुसार केवल
पॉलिटिकल डेमोक्रेसी भारत में सामाजिक न्याय सुनिश्चित नहीं कर सकती। तो अंबेडकर जी का कहना है कि भारत में केवल जो है राजनीतिक लोकतंत्र ही सामाजिक न्याय सुनिश्चित नहीं कर सकता, क्योंकि अंबेडकर के अनुसार सामाजिक लोकतंत्र स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व राजनीतिक लोकतंत्र की नींव है। ठीक है, तो इसका सही आंसर भी पहले ही रहेगा, मैंने दोनों स्टेटमेंट सही है। अंबेडकर जी का कहना था कि भारत में समानता लाने के लिए केवल सरकार ही राजनीतिक लोकतंत्र लाने मात्र से कि भाई लोकतंत्र ला दिया, लोगों को अधिकार दे दिया चुनाव लड़ने का, इससे भारत में समानता आ जाएगी, नहीं। हम लोगों को सामाजिक लोकतंत्र भी दे, माने लोगों को सामाजिक रूप से समान माने, उनके साथ समानता का व्यवहार करे। दूसरा आर्थिक लोकतंत्र भी लेके आए, लोगों को रोजगार का अधिकार भी दे, तब जाके सोसाइटी में समानता आएगी। तो कथन और कारण दोनों सही है। तो अंबेडकर जी ने कहा कि सामाजिक असमानता बनी रहे तो चुनाव संस्थाएं पर्याप्त नहीं मानी जाएगी। अगला है, हंटिंगटन के अनुसार राजनीतिक अस्थिरता का कारण मॉडर्नाइजेशन नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशनलाइजेशन गैप है। क्यों? क्योंकि राजनीतिक भागीदारी का विस्तार यदि संस्थाओं की क्षमता या अनुकूलन से तेज हो जाए तो पॉलिटिकल डिके उत्पन्न होता है। तो हंटिंगटन का क्या कहना है कि राजनीतिक अस्थिरता का कारण आधुनिकीकरण नहीं है बल्कि संस्थानीकरण जो गैप है या संस्थागत जो गैप है उसके कारण है। क्योंकि राजनीतिक भागीदारी का विस्तार यदि संस्थाओं की क्षमता से ज्यादा हो जाए, माने किसी भी राजनीतिक शक्ति जो है या संस्था उसकी क्षमता नहीं है और बहुत ज्यादा लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाए या बहुत ज्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट करें, तो फिर यहां पर जो है राजनीति का शरण होने लगता है। तो इसका सही आंसर है ए। हंटिंगटन की कोर थीसिस यही है कि मॉडर्नाइजेशन प्लस वीक इंस्टीट्यूशन ये अव्यवस्था उत्पन्न करते हैं। माने अगर आप मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं बट यहां पर हम लोग कह सकते हैं आपका जो इंस्टीट्यूशन है वो कमजोर है, तो देन आपके यहां कानून व्यवस्था बिगड़ेगी। अगला है, नव यथार्थवाद में एनार्की का अर्थ अव्यवस्था नहीं है बल्कि केंद्रीय प्राधिकरण का अभाव है। तो न्यू या नियो रियलिज्म जो है उसमें कहते हैं कि भाई एनार्की यानी एनार्की मतलब अराजकता, जहां सबको अपनी आजादी है या किसी के ऊपर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है, तो वो अराजकता की स्थिति है। ये कहते हैं ये अव्यवस्था नहीं है बल्कि कोई सेंट्रल अथॉरिटी का अभाव है जो किसी को कंट्रोल नहीं कर रही है। क्योंकि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में हायरार्की जैसी इन्फोर्सेबल सर्वोच्च सत्ता नहीं होती, इसलिए सेल्फ हेल्प लॉजिक उभरता है। तो इसका भी आंसर पहला सही है कि वोल्टेज का कहना है कि एनार्की का मतलब क्या है। अगर मान लीजिए एनार्की ऐसी व्यवस्था है जहां पर हर व्यक्ति या हर देश जो है स्वतंत्र है, उनके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है, उनको नियंत्रित करने वाली कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। जैसे अभी तो हमारे पास में यूएनओ है, तो वो एक अथॉरिटी बैठी हुई है। और अगर मान लो कोई ऐसी सेंट्रल अथॉरिटी दे, हर देश अपनी मनमर्जी करने लगे, तो फिर एनार्की की स्थिति आएगी। तो इससे सेल्फ हेल्प और सिक्योरिटी कंपटीशन जो है वो आता है। मैच द फॉलोइंग पॉलिसी और देन पीरियड या कंटेक्स्ट बताना है। पंचशील समझौता की बात की गई है, गुजराल डॉक्ट्रिन कब आई थी, लुकिस्ट पॉलिसी और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में बताना। तो देखिए पंचशील समझौता हमने बताया था 1954 में हुआ था, नेहरू और देन जो चीन के प्रधानमंत्री थे छाओ एनलाइन उनके बीच में। तो चाइना और इंडिया के बीच में हुआ था ये, तो इसका आंसर सी रहेगा। गुजराल डॉक्ट्रिन, जब हमारे यहाँ पर गुजराल जो थे आई के गुजराल जो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं, वो जब विदेश मंत्री बने थे तब गुजराल डॉक्ट्रिन लेके आए थे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया था 1990 के दशक में नेबरहुड पॉलिसी लेके आए थे। लुकिस्ट पॉलिसी का मतलब ये है कि जो पूर्व के देश है उनके साथ हमारा एंगेजमेंट बढ़ाना है, तो ये आसियान एंगेजमेंट से रिलेटेड है। और एक है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो ये जो शीत युद्ध के जो वॉर है, मतलब शीत युद्ध का मतलब जब पूरी दुनिया दो देशों में बटी हुई थी, दो ताकतों के बीच में बटी हुई थी, तब हमें गुट निरपेक्षता अपनानी थी। तो ये कोल्ड वॉर ऑटोनॉमी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है, पहला, पहले का सी, दूसरे का बी, तीसरे का डी, चौथे का ए। फिर आपको मैच द फॉलोइंग आर्टिकल्स मिलाने हैं, किस आर्टिकल में क्या प्रोविजन है वो बताना है। 32 में क्या है भाई ये बताना है, 356 में क्या है, 368 में क्या है, 75 में क्या है। तो देखिए 356 में तो आपका प्रेसिडेंट रूल है, माने बी आंसर सही है इसका। 32 में आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का राइट्स दिया गया, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज।
है ना। तो ये दिया गया डी आंसर सही है। इसके थ्रू आर्टिकल 32 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है। 368 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, तो इसका आंसर रहेगा पहला। और आर्टिकल 75 में है यहाँ पर अपॉइंटमेंट या अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल मिनिस्टर प्लस कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये रहेगी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पॉइंट आएगा हमारा जो है यहाँ पर सी। तो मिलाओ भाई डी बी ए सी, ये फॉर्मेट कहां जा रहा है, तो ये जा रहा है ए में। अगला एमसीक्यू देखिए, पहला आपके पास में पूर्वधारणा इस टाइप का कथन दिया गया है। पहला, भारत में राज्यसभा चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाते हैं। ठीक है, कारण है क्योंकि राज्यसभा एक पीपल्स हाउस है और प्रत्यक्ष सार्वभौमिक मताधिकार से चुनी जाती है। तो ये पहला स्टेटमेंट तो सही है भाई। मैंने अभी आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव होता है 4 पदों पे, मानिए प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, विधान परिषद और देन राज्यसभा का। बट ये पीपल्स हाउस नहीं है, ये स्टेट हाउस है, माने राज्यों का सदन है, ना कि पीपल्स हाउस। पीपल्स हाउस लोकसभा है, जनता का सदन बोलते हैं लोकसभा को, और ये प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुने जाती। इसका इलेक्शन जो होता है राज्यसभा के मेंबर का वो इनडायरेक्ट होता है, तो ये जनता नहीं चुनती। तो इसका आंसर रहेगा सी, माने ए सही है बट आर गलत है। ठीक है, 29 क्या है क्वेश्चन देखिए। असर्शन दिया गया है हर्बर्ट साइमन ने प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को प्रोवर्ब्स कहकर आलोचना की है। तो हर्बर्ट साइमन ने यहाँ पर प्रशासन के सिद्धांत को एक तरह से कह सकते हैं कहावत या तरह से आलोचना की कि ये कहावत है, ये सिर्फ बातें हैं, क्योंकि साइमन के अनुसार ये सिद्धांत परस्पर विरोधी दिशा निर्देश देते हैं और सार्वभौमिक वैज्ञानिक नियम नहीं है। तो हर्बर्ट साइमन का कहना है कि प्रशासन के कोई सार्वभौमिक सिद्धांत नहीं हो सकते। अगर ये कोई ला रहा है तो ये सिर्फ मजाक की बात है, ये सिर्फ आलोचना है की है उन्होंने इसकी, क्योंकि ये सिद्धांत ना परस्पर दिशा विरोधी हो सकते हैं और सार्वभौमिक नहीं है, सभी जगह एक साथ लागू नहीं होंगे। तो इसका पहला आंसर सही है। ठीक है, अगला दिया गया है असर्शन है हमारे पास में, सोशल ऑडिट का मुख्य उद्देश्य जो है वो शासन में ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेहिता बढ़ाना है। रीजन, क्योंकि सोशल ऑडिट में नागरिक समुदाय सार्वजनिक योजनाओं के रिकॉर्ड, व्यय और परिणामों की सामुदायिक समीक्षा करते हैं। तो सोशल ऑडिट एम्स टू एनहांस ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस। तो सोशल ऑडिट क्यों करवाते हैं? सोशल ऑडिट करने का रीजन ये होता है कि शासन में ट्रांसपेरेंसी बढ़े और जवाबदेहिता, क्योंकि सोशल ऑडिट में जो है जनता जो रहती है या कम्युनिटी जो रहती है वो सार्वजनिक योजनाओं की जो समीक्षा करती है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, पहला आंसर सही है इसका, असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। अगला है डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी की अवधारणा किससे बल देती है? तो डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी की अवधारणा मुख्यतः किस पर बल देती है? देन रूल ऑफ मेजोरिटी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, रीजन्ड डायलॉग एंड पब्लिक डेलिब्रेशन, एब्सोल्यूट ऑटोनॉमी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। तो आपको बताना है डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी की अवधारणा किस पर बल देती है। तो ये देती है तर्कपूर्ण संवाद और सार्वजनिक विचार विमर्श। ठीक है, तो देखिए डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी का सिद्धांत दिया था हैबरमास ने। उनका कहना है कि लोकतंत्र को केवल मतदान तक सीमित नहीं मानना चाहिए, बल्कि ये तर्कपूर्ण संवाद और सार्वजनिक विचार विमर्श का जो है वैधता वाला है भी है, या उसको लीगलाइज करता है। हेगेल के अनुसार नागरिक समाज की भूमिका क्या है, सिविल सोसाइटी की भूमिका क्या है? फर्स्ट, नैतिक जीवन की सर्वोच्च आस्था या अवस्था, हाईएस्ट स्टेज ऑफ इथिकल लाइफ। सेकेंड, अल्टरनेटिव टू द स्टेट। थर्ड, स्वार्थों का क्षेत्र जहां आर्थिक हित प्रमुख होते हैं। देन लास्ट, सिंबल ऑफ एनार्की। तो इसका सही आंसर रहेगा भाई स्वार्थ का क्षेत्र है जहां आर्थिक हित प्रमुख होते हैं। तो हेगेल जो है या हेगेल जो है वो सिविल सोसाइटी को जो कहता है कि ये स्वार्थ का क्षेत्र है, इसमें सब अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं सिविल सोसाइटी में, और जिनका सबका पर्पस क्या है? इकोनॉमिक इंटरेस्ट ज्यादा जुड़ा हुआ है। तो स्वार्थ और आर्थिक गतिविधियों का क्षेत्र है, जबकि राज्य जो है ये नैतिक जीवन की उच्चतम अभिव्यक्ति है। पैसिव रेजिस्टेंस, निष्क्रिय प्रतिरोध की अवधारणा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किससे संबंधित है? निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत किससे संबंधित है आपको ये बताना।
द कॉन्सेप्ट ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट इज एसोसिएटेड विथ तिलक, अरविंदो घोष, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय। तो यह है अरविंदो घोष से जुड़ा हुआ। अरविंदो घोष ने प्रारंभिक चरण में पैसिव रेजिस्टेंस का समर्थन किया, माने हमें निष्क्रिय रहकर किसी चीज का विरोध करना चाहिए, है ना। हम निष्क्रिय रहकर किसी चीज का विरोध करेंगे ब्रिटिश सरकार की, तो वो फिर हमारी बात मानी जाएगी। कुछ लोग गांधी जी के सत्याग्रह को भी पहले निष्क्रिय प्रतिरोध ही मान रहे थे, बाद में फिर देन जो है गांधी जी ने इसको जो है अलग से सत्याग्रह के रूप में डेवलप किया। नहीं तो गांधी जी ने जब दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह किया था तो स्टार्टिंग में उसको नाम भी जो है निष्क्रिय प्रतिरोध ही दिया था, बाद में उसको अलग बताया कि ये सत्याग्रह अलग होता है, निष्क्रिय प्रतिरोध अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34। पॉलिटिकल डेवलपमेंट के कंटेक्स्ट में लुसियन पाई का मुख्य जोर किस पर है? तो लुसियन पाई emphasized which aspect in the concept of political development? First, economic growth. Second is administrative centralization, political culture and legitimacy, and then last is military power. तो आपको बताना है पॉलिटिकल डेवलपमेंट के कंटेक्स्ट में लुसियन पाई का मुख्य फोकस किस पर है? तो वो है पॉलिटिकल कल्चर एंड लेगिटिमेसी पर। तो लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास को केवल संस्थागत विकास नहीं बल्कि राजनीतिक संस्कृति और वैधता से जोड़ा है। कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस सिद्धांत किस विद्वान से जुड़ा हुआ है? द थ्योरी ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस इज एसोसिएटेड विथ केनेथ वॉल्स, हंस मॉर्गेनथ्यू, रॉबर्ट क्योहन या देन जोसेफ नाई, हेडले बुल। तो ये जुड़ा हुआ है रॉबर्ट क्योहने और देन जोसेफ नाई। उन्होंने कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस में कहा है कि राज्यों के बीच संबंध मल्टी डायमेंशनल होते हैं और सैन्य शक्ति हमेशा प्रमुख साधन नहीं होती, ठीक है ना। मतलब सभी देश आपस में इंटरकनेक्टेड है और ये संबंध बहुत जटिलता के साथ जुड़े हुए हैं और यहाँ हमेशा सैन्य शक्ति काम नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मुख्य फोकस क्या है, उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी? फर्स्ट, ओनली कल्चरल कोऑपरेशन। सेकेंड इज आसियान इंडो पैसिफिक में स्ट्रेटेजिक एंड देन इकोनॉमिक, एक तरह से हम लोग कहते हैं सुदृढ़ीकरण, स्ट्रेंथिंग। चीन के साथ गठबंधन, अलायंस विद चाइना, पश्चिमी शक्तियों से दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम वेस्टर्न पावर। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी का उद्देश्य क्या है? तो ये रहेगा, एक्ट ईस्ट पॉलिसी का सीधा सा मतलब ये था कि हमें जो पीवी नरसिम्हा राव द्वारा शुरू की गई थी लुक ईस्ट पॉलिसी, उसी को जो है वर्तमान प्रधानमंत्री द्वारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी में कन्वर्ट कर दिया। माने जो हमारे यहाँ पूर्व के देश है उन देशों के साथ हमें जो है संबंधों को मजबूत करना। इसमें आसियान ग्रुप भी आता है, इंडो पैसिफिक में रणनीतिक और आर्थिक सुदृढ़ीकरण। तो इसका आंसर रहेगा बी। थर्टी 37 है, भारतीय संविधान में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो देखिए यहां पर सामूहिक जवाबदेहिता, इसका सिद्धांत जो जुड़ा हुआ है प्रेसिडेंट से, गवर्नर से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से या फिर सुप्रीम कोर्ट से। तो ये जुड़ा हुआ है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति। रजनी कोठारी के अनुसार कांग्रेस सिस्टम की विशेषता क्या थी? ये हम लोग पढ़ चुके प्रश्न है ना। स्ट्रिक्ट टू पार्टी सिस्टम, आइडियोलॉजिकल यूनिफॉर्मिटी, डोमिनेंट पार्टी विथ इन अ मल्टी पार्टी कॉम्पिटिशन एंड देन कंप्लीट डोमिनेंस ऑफ रीजनल पार्टीज। तो कठोर द्विदलीय व्यवस्था, वैचारिक एकरूपता, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा के बीच एक प्रभुत्वशाली दल और क्षेत्रीय दलों का पूर्ण वर्चस्व। तो कांग्रेस सिस्टम का मतलब यही है, मतलब सभी दलों के बीच में कंपटीशन है बट एक दल पावरफुल है, प्रभुत्वशाली, बाकी पर। मिन्नो ब्रुक कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिन्नो ब्रुक कॉन्फ्रेंस? शास्त्रीय सिद्धांतों की पुनर्स्थापना, प्रशासन में दक्षता बढ़ाना, प्रशासन को सामाजिक न्याय से कनेक्ट करना, सैन्य प्रशासन का विकास। इसका सही आंसर है प्रशासन को सामाजिक न्याय से जोड़ना। तो मिन्नो ब्रुक कॉन्फ्रेंस हुई थी 1961 में और ये न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नए लोक प्रशासन ने इसको जो है मतलब जो है न्यू लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इसने जन्म दिया
और सामाजिक न्याय को प्रशासन का मेन फोकस बना है कि भाई प्रशासन मेन जनरली जो है सोशल जस्टिस के लिए काम करता है, सामाजिक समानता के लिए ही काम करता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक कहानी? चलिए आगे बात करते हैं। एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग का मुख्य आधार क्या है? व्हाट इज द कोर प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग? फर्स्ट, राजनीतिक वादे। सेकंड, वैचारिक प्रतिबद्धता। थर्ड इज अनुभवजन्य डेटा एंड अनुसंधान। और देन जनमत सर्वेक्षण। तो एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग का उद्देश्य है कि आपको अच्छे डेटा और रिसर्च के बेसिस पे पॉलिसी बनाना। तो एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग का उद्देश्य नीति निर्माण को अनुभवजन्य शोध और डेटा पे बेस्ड बनाना, ना कि केवल विचारधारा या राजनीति पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर थिंकर उनके कॉन्सेप्ट से मिलाना है। इसाह बर्लिन का स्टेटमेंट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है वो बताना है। जॉन रॉल्स का क्या है, रॉबर्ट नोजिक का क्या है, माइकल सैंडल का क्या है वो बताना है। तो इसका सही आंसर रहेगा ए वाला। इसको मिला के देखते हैं हम लोग। पहले का है बी, माने पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी का जो सिद्धांत है वो इसाह बर्लिन का दिया हुआ है। ठीक है, जॉन रोल्स का तो आपको पता है जस्टिस का सिद्धांत दिया है इन्होंने, तो जस्टिस एज फेयरनेस ये इन्होंने दिया है, तो इसका आंसर रहेगा सी। रॉबर्ट नोजिक का है थर्ड का ए, इंटाइटलमेंट थ्योरी। और फोर्थ का है माइकल सैंडल, इसका रहेगा डी, मैच द फॉलोइंग। थिंकर और देन उसका कॉन्सेप्ट फिर मिलाना है। मैकियावेली का क्या कॉन्सेप्ट है, रूसो का क्या है, हॉब्स का क्या है, और देन लोके का क्या है या जॉन लॉक का क्या है। तो देखिए, पहला मैकियावेली का है वर्चू का सिद्धांत। ठीक है, रूसो का जनरल विल का सिद्धांत है, तो ये है हमारा बी। हॉब्स का क्या है भाई, हॉब्स का जो है लेवियथन का सिद्धांत, इनकी पुस्तक का नाम भी लेवियथन। और लोके का क्या है डी, नेचुरल राइट्स का सिद्धांत, प्राकृतिक अधिकारों। अंबेडकर के कंटेक्स्ट में निम्नलिखित स्टेटमेंट पे आपको विचार करना है। उन्होंने सोशल डेमोक्रेसी को राजनीतिक लोकतंत्र से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना। ठीक है, उन्होंने संविधान को सामाजिक क्रांति का उपकरण माना। तो आपको दो स्टेटमेंट दिए गए, उन्होंने सामाजिक लोकतंत्र को राजनीतिक लोकतंत्र से ज्यादा पावरफुल माना, संविधान को जो है सोशल क्रांति का उपकरण माना है। तो दोनों सही है ना। अंबेडकर ने कहा कि राजनीतिक लोकतंत्र का मतलब है चुनाव लड़ने का अधिकार, वोट देने का अधिकार, उससे भी ज्यादा जरूरी है सोशल डेमोक्रेसी, सबको सामाजिक समानता। और संविधान ये सामाजिक परिवर्तन का साधन है। समाज में परिवर्तन लाने का माध्यम क्या है, संविधान। निम्नलिखित स्टेटमेंट पर आपको जो है विचार करना है, और ये स्टेटमेंट दिए गए हैं रिकॉर्डिंग आलमंड के स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के कंटेक्स्ट में। फर्स्ट स्टेटमेंट है, सभी राजनीतिक प्रणालियां समान कार्य करती है भले उनकी स्ट्रक्चर भिन्न हो। राजनीतिक सोशलाइजेशन एक इनपुट कार्य है, तो सभी राजनीतिक प्रणालियां समान कार्य करती है भले उनकी संरचना भिन्न हो। देन राजनीतिक सामाजिकरण एक इनपुट कार्य है, तो इसका सही आंसर रहेगा सी। दोनों स्टेटमेंट सही है। आलमंड के अनुसार विभिन्न स्ट्रक्चर समान कार्य कर सकती है चाहे उसका स्ट्रक्चर अलग अलग हो। और पॉलिटिकल सोशलाइजेशन को इन्होंने इनपुट फंक्शन में रखा है। वापस से आपको जो है मेज द फॉलोइंग दिया गया है, स्कॉलर और उनकी थ्योरी बताना। हंस मॉर्गेंथ्यू की बताना है, केनेथ वॉल्स की बताना है, रॉबर्ट कियोहने की बताना है, अलेक्जेंडर वेंड की बताना है आपको। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा वही फॉर्मेट जो है हमारा। हंस मॉर्गेंथ्यू का विचार है क्लासिकल रियलिज्म, माने शास्त्रीय यथार्थवाद। तो शास्त्रीय यथार्थवाद का सिद्धांत दिया इन्होंने। और जो है केनेथ वॉल्स, इन्होंने नव यथार्थवाद का सिद्धांत दिया। रॉबर्ट कियोहने ने क्या दिया है, रॉबर्ट कियोहने ने दिया है यहां पर ये हमारा नियो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म। और देन अलेक्जेंडर वेंड ने किसका दिया है, कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में बताया ना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। 46 में वापस से आपका एक असर्शन है, देन उसका रीजन दिया गया है, कथन कारण जिसको बोलते हैं। पहला, भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी नीति अलायंस और आइसोलेशन दोनों से अलग है।
रीजन क्या है? क्योंकि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का लक्ष्य इशू बेस्ड एंगेजमेंट के माध्यम से स्वतंत्र निर्णय क्षमता बनाए रखना है, ना कि सभी साझेदारियों से दूरी बनाना। ठीक है, तो भारत की जो रणनीतिक स्वायत्ता की नीति है वो गठबंधन और अलगाव इन दोनों से अलग है, क्योंकि इसका जो लक्ष्य है वो इशू बेस्ड एंगेजमेंट के माध्यम से स्वतंत्र निर्णय क्षमता बनाए रखना है। तो इसका आंसर रहेगा पहला, माने असर्शन भी सही है और देन रीजन भी सही है। तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी फ्लेक्सिबिलिटी प्लस इंडिपेंडेंट चॉइस ये दर्शाती है, ना कि रिजिड ब्लॉक ज्वाइनिंग, ना सेल्फ इम्पोज्ड आइसोलेशन। इसलिए आर ए का सही तरह से एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट है, ये भी असर्शन और रीजन वाले फॉर्मेट में है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को जो है सब्सटेंटिव लिमिटेशंस लगाता है। ठीक है, माने एक तरह से हम लोग कह सकता है कि भाई जो निर्धारित जो सीमा है वो लगाता है, और क्योंकि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, इसलिए उस पर कोई सीमा नहीं हो सकती। तो हमने बेसिक स्ट्रक्चर वाले पार्ट में पढ़ा है कि भाई हाँ ये संविधान संशोधन की शक्ति है, बट आर गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 368 के तहत संसद जो है संविधान संशोधन करके किसी भाग में संशोधन कर सकती है, बट उसके जो है संशोधन की जो शक्ति है उस पर लिमिट्स जरूर रहेगी, अनलिमिटेड पावर नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखना है। तो उस पर कोई सीमा नहीं हो सकती, ये बात गलत, लिमिट्स रहेगी। ठीक है, मैच द फॉलोइंग। नेक्स्ट, डोमिनेंट पार्टी सिस्टम, कोएलिशन एरिया, एंटी डिफेक्शन लॉ और मंडल पॉलिटिक्स। तो डोमिनेंट पार्टी सिस्टम का सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है भाई? तो ये जुड़ा हुआ है, यहां पर हम लोग बात करते हैं कांग्रेस सिस्टम, तो इसका आंसर रहेगा सी। कोएलिशन एरिया कब से कब तक का था? तो पोस्ट 1989 पॉलिटिक्स, माने 1989 के बाद में गठबंधन सरकारों का ही दौर आया है, तो 1989 डी वाला। एंटी डिफेक्शन लॉ कब आया था? 52वें संविधान संशोधन से 1985 में, तो ये बी वाला आंसर। और मंडल पॉलिटिक्स जुड़ा हुआ है, ये ओबीसी को रिजर्वेशन देने से संबंधित है, और इसको 1989 में वीपी सिंह सरकार द्वारा लागू किया गया था 89-90 में, तो ये इसका आंसर रहेगा पहला। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? मैच द फॉलोइंग, वही स्कॉलर उसके कॉन्सेप्ट बताना है। वुड्रो विल्सन का क्या है वो बताना है, और ड्वाइट वाल्डो का क्या है वो बताना है, हर्बर्ट साइमन का क्या है, एफडब्ल्यू टेलर का क्या है वो बताना है आपको। ठीक है, तो इसका सही आंसर रहेगा पहले का बी, मैंने पहले का बी क्या है, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन डिक्टोमी जो है वो बताई है इन्होंने। वुड्रो विल्सन वैसे भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जनक, लोक प्रशासन के जनक, ये ध्यान रखना है। ड्वाइट वाल्डो ने यहां पर क्या बताया है, यहां पर क्रिटिक ऑफ वैल्यू न्यूट्रलिटी वो बताया इन्होंने, तो ये इसका पहले का आंसर रहेगा बी, सेकंड का रहेगा यहां पर डी, थर्ड का सी, हर्बर्ट साइमन ने क्या बताया, बाउंडेड रेशनलिज्म का सिद्धांत, और फोर्थ का रहेगा सी, फोर्थ का सॉरी ए, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत दिया है टेलर ने। सैमुअल हंटिंगटन के अनुसार राजनीतिक अव्यवस्था का मुख्य कारण क्या है? अकॉर्डिंग टू सैमुअल हंटिंगटन, व्हाट कॉज पॉलिटिकल डिके? फर्स्ट, एब्सेंस ऑफ मॉडर्नाइजेशन, वीक इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी। तो राजनीतिक अव्यवस्था का मुख्य कारण है वीक जो है संस्थानीकरण। तो आधुनिकीकरण यदि संस्थानीकरण से तेज हो जाए तो राजनीतिक अव्यवस्था उत्पन्न हो सकती है। तो इनका कहना है कि अगर आधुनिकीकरण और यदि संस्थानीकरण से तेज हो जाए, है ना, तो फिर जो है यहां पर क्या हो सकता है, फिर यहां पर राजनीतिक अव्यवस्था उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, तो ये लगभग 50 क्वेश्चन हमारे यहां पर कंप्लीट हुए। ठीक है, अब इसके बाद 50% क्वेश्चन के हम लोग एफएलटी लेके चल रहे हैं ना, और अब अगली सीरीज जो है, अगला जो रहेगा वो हम लोग सेट जो है वो कल कंप्लीट करेंगे। आज का सेट यही रखेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए आज की क्लासेस थी। कोर्स के बारे में जानकारी दे चुका हूँ, पॉलिटिकल साइंस की क्लास शुरू कर चुके हम लोग, नेट सेट की हमारी क्लास चल ही रही है, एपी की क्लासेस भी हम लोग शुरू कर चुके हैं, जिसकी जो प्राइस है वो 2999 है। इसमें आपको यहाँ पर लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स, नोट्स, टेस्ट, है ना, सॉफ्ट कॉपी के फॉर्मेट में
प्रैक्टिस एंड स्टडी मटेरियल, जो आपको गाइडेंस वगैरह जो एक्सपर्ट फैकल्टीज से वो मिल जाएगा, डाउट सेशन आपका होगा, ऑल सब्जेक्ट्स मिलेगी और इसकी वैलिडिटी रहेगी 12 मंथ। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस की जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं मेरे साथ, वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेट के लिए, आगामी नेट के लिए भी, और सेट जो है अगला जो रहेगा दिसंबर जनवरी में, उसके लिए भी कर सकते हैं। साथ ही जो एपी की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि अगस्त में डेट दे दी गई है, अगस्त में आपका एपी का एग्जाम रहेगा, तो उन लोगों के लिए भी ये क्लासेस हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लासेस पसंद आई होगी। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों तक भी इसके बारे में बताइएगा, सूचित कीजिएगा। ठीक है, बनी रहिए नेक्स्ट क्लास के लिए ऑल एग्जाम प्लेस के साथ। तब तक के मिलते हैं, धन्यवाद।